आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस एसए पेपर 2022 का। एसए पेपर का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, चीरफाड़ करते हैं इसमें क्या है, कैसा था एसए पेपर, क्या था, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और क्या बातें हो रही हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पेपर में था क्या, क्वेश्चन क्या आया था, ये सेक्शन ए के क्वेश्चन है और जिसमें फॉरेस्ट एज द आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, ऐसे देखा जाए। इनफैक्ट फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। ये फॉरेस्ट और इकोनॉमी ये कहीं ना कहीं इनफैक्ट ट्रेडिशनल टॉपिक से रिलेटेड एक ऐसे है, जैसे बहुत पिछले साल नहीं आया था, इस बार इस तरह का ऐसे आया हुआ है। थोड़ा सा इसके बाद फिलोसफिकल आता है फिर कि इनफैक्ट पोएट्स आर unacknowledged legislator of the world। तीसरा है हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। अ शिप इन द हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। नारायण मूर्ति ने भी हाल फिलहाल में इसको कहा था, उसी से यहाँ से लिया गया, हालांकि ये कोट पुराना है। सेक्शन बी में देखा, टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, अ स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। बड़ा ही अमेजिंग था ये टॉपिक। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इज डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। तो ये आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी का ऐसे है। सेक्शन बी में जो ऐसे पूछे गए थे थोड़े से ज्यादा फिलोसफिकल हैं, और सेक्शन ए वाला थोड़ा सा मिक्स टाइप का था, जैसे फॉरेस्ट वाला आप चूज कर सकते हो, पोएट वाला आप चूज कर सकते हो, हिस्ट्री वाला आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे चॉइसेस थे, लेकिन पेपर टू में बहुत कम चॉइसेस थे, बहुत लिमिटेड चॉइसेस थे। लेकिन जो कोट्स थे बहुत बहुत यूनिक कोट्स नहीं थे, बहुत अननोन कोट्स नहीं थे, नोन कोट्स थे। ऐसा नहीं है कि जिनके बारे में कभी सुना नहीं है, पिछली बार तो बड़े ही अजीब से कोट थे, लेकिन अब की बार के कोट्स जो थे वो काफी अच्छे कोट्स थे। ठीक है। एट फर्स्ट साइड इट सीम दैट पार्ट ए जो है ना इज डिफिकल्ट कंपेयर टू पार्ट बी। पहले साइड में ऐसा दिखता है, बट पार्ट ए इज मोर लाइकली अ कंपल्सन फोर्सिंग द मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स टू राइट फोर्थ टॉपिक। ऐसा मतलब एक जनरल परसेप्शन है, बट ऐसा नहीं। शिप इन द हार्बर, इवन फॉरेस्ट और इकोनॉमिक वाला भी आपको काफी स्कोप देता है लिखने के लिए। पार्ट बी, फर्स्ट टॉपिक इज द इजीएस्ट इन माय ओपिनियन, सेकंड एंड थर्ड आर इक्वली डिफिकल्ट एंड लास्ट इज द टफेस्ट ऑफ द लॉट। देखा जाए कैसे, कैसे देखा जाए, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट थे ये सब। दिस ईयर्स ऐसे पेपर फॉर यूपीएससी मेंस वाज द ऑपोजिट ऑफ लास्ट ईयर। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, पिछले साल की तरह सिमिलर है और उससे टफ है, ये है वो है। दोज आर सर्विस, देखो पढ़े रहोगे तो कुछ भी टफ नहीं है, और नहीं पढ़े हो तो बहुत ज्यादा टफ है। लास्ट ईयर्स पेपर वाज अ प्ले ऑन फिलोसफी एंड ट्विस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो था, ये इसमें नो डाउट कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक अच्छा खासा ट्विस्ट दिया हुआ था उसमें। बट whereas this year it has been more mix of philosophy, general quotes and conventional topics। तो फिलोसफी, जनरल कोट्स और कन्वेंशनल टॉपिक्स का एक मिक्सचर था। तो ये बहुत बैलेंस पेपर था, आप इसको कर सकते थे। द टॉपिक फॉर द एसे वे एक्सपेक्टेड वंस। ऐसा नहीं था कि कुछ भी एकदम यूनिक और आउट ऑफ द ब्लू उठा के पूछ लिया। पिछली बार थोड़ा सा चर्चा ज्यादा था, मीम भी बने थे। इस बार भी बहुत लोग इसको टफ बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी इसके बारे में कुछ ऐसा एनालिसिस दिया गया, बट इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। थोड़ा सा आप डीप डीप में इसको देखोगे, अच्छे से देखोगे, जैसे फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। अब ये डुएबल था, बहुत डुएबल था यार। सारे रिसोर्सेज इनफैक्ट हमारे फॉरेस्ट से आते हैं, जो ट्राइबल लाइफ है वहां के, वो किस तरह से बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं वहां पर। इकोनॉमिक एक्सीलेंस हम वहां से कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जनरल कोड बेस्ड जैसे ऐसे थे कुछ, अब उन्हें को देखा जाए, जैसे द बेस्ट टाइम फॉर टू फिक्स योर रूफ इज व्हाइल द सन इज शाइनिंग। ये कोटेशन फैमिली से था। कन्वेंशनल टाइप देखा जाए तो हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। इस तरह के ऐसे बचपन से आप लिखते आए हो, और बहुत सारे ऐसे आपने इस तरह के देखे भी होंगे। तो कन्वेंशनल टाइप के। तो देखा जाए, एक एक करके देखा जाए। पहला वाला देखा जाए, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि ए सिंपलर टॉपिक फ्रॉम द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स वेयर मच ऑफ द कंटेंट कुड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम जीएस पेपर। बिल्कुल सही बात है कि जीएस पेपर से हम बहुत कुछ इसमें से ले सकते हैं। पेपर 3 को उठा सकते हैं, पेपर 2 के इसमें कुछ हम लोग वो डाल सकते हैं, पेपर 1 से भी बहुत कुछ इसमें से उठाया जा सकता है। तो केस स्टडीज एज एग्जाम्पल कुड हैव इनरिच द आर्गुमेंट। इसमें बहुत सारे केस स्टडीज हैं,
जैसे मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में आप बताओ, और जो फॉरेस्ट मैन है असम में, कौन यादव क्या नाम है उनका, उनके बारे में आप बताओ। तो फॉरेस्ट जैसे रिक्रिएट किया जा रहा है उसके बारे में आप बताओ। तो एस्पिरेंट्स में हैव बीन रिमाइंडेड ऑफ द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, अभी जो लेटेस्ट आया था, फॉरेस्ट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जब फॉरेस्ट के बारे में बोल रहे, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बोल रहे हैं, तो फॉरेस्ट और इकोनॉमिक एक्सेलेंस दोनों के बारे में बहुत बात हो रही है। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, स्टडी बाय यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। पर तो ये स्टडी भी, इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग इन फॉरेस्ट, the business insight report by World Economic Forum, Indonesia's experiment in reducing emissions and fighting deforestation, Miyawaki method and case study of industrial engineering, Subhendu Sharma who left his high paying job and worked towards creating national forest and promoting sustainability, ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं इसमें। Many students would have thought on the lines of use of best case studies for economic excellence, talking about efficient use of resources, beating scarcity, interdependence, sustainability while preparing for the exam date. तो जब आप इस तरह की केस स्टडीज, एनवायरमेंटल केस स्टडीज जो भी आपने निकाल के रखे थे, फिल्टर करके रखे थे, जहां पे भी इकोनॉमी, देखो इनफैक्ट फॉरेस्ट मीन्स इकोनॉमी, तो वहीं से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर हम हिस्ट्री वाली बात करें तो जो हिस्ट्री वाला ऐसे था, हिस्ट्री इज एन एडवांस ऑफ साइंस और रोमांटिसिज्म, इसके बारे में बात करते हैं। हम एडवांस ऑफ साइंस को हिस्ट्री मानते हैं, या ये जस्ट रोमांटिसिज्म को ही हिस्ट्री माना जाता है? Romanticism is the impact of emotion and feelings, like being a tourist, visiting places, being superficial, not getting in depth about its, whereas science is an art, a collective effort. जब हम साइंस, उसमें इंपेरिसिज्म आना चाहिए। इंपेरिकल स्टडीज जब हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो वो क्या है, वो साइंटिफिक स्टडी हो रही है। और जब हम ऐसे ही खाली मतलब राणा प्रताप का भाला इतना बड़ा था और उन्होंने 22 किलो की तलवार से वो वॉर करते थे, जब हम इस तरह की रोमांटिसिज्म के बारे में बात करते हैं, तो इनफैक्ट जो पोएटिज्म आया था हिस्ट्री में, पोएटिक लैंग्वेज का वो हुआ था, उसको एज अ इनफैक्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री जब यूज करने लगे थे हम लोग, तो उसमें रोमांटिसिज्म ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा था। तो साइंस ट्रियम्फ्स ओवर रोमांस एज इट इज अबाउट कैचिंग द मटेरियल रियलिटी, द बुल बाय द हॉर्न, साइंस हैज बीन प्रिवेलिंग। तो ह्यूमन हिस्ट्री को देखा जाए कि वो साइंस की वजह से यहाँ है, या इनफैक्ट रोमांटिसिज्म की वजह से यहाँ पर जहाँ पहुंची है, आज यहाँ पहुंची। A topic that may have taken aspirants to their history classes and notes. Norman Schleel stated that the history of world is but the biography of great men. A biography of great men, Schleel ने कहा, हम उसको भी एक तरफ से बैलेंस मान के चले, हम उसके बारे में भी बात करें, और दूसरी तरफ हम इसके बारे में बात करें कि किस तरह से ये साइंटिफिक इवोल्यूशंस ने हिस्ट्री को शेप करना शुरू किया, किस तरह से गन पाउडर का आना हिस्ट्री को शेप करता है, किस तरह से एक नेवल फोर्स बनना हिस्ट्री को शेप करता है, किस तरह से ये सारी चीजें भी तो हिस्ट्री को शेप कर रही हैं, हम उस पर कम फोकस करते हैं। तो इन दोनों का एक बैलेंस आपको इसमें लिखना है। Must have thought of the Nobel Prize winners, successful scientists and their inventions, wisdom, objectivity, इन सब के बारे में भी आप सोच सकते हो, इन सब के बारे में भी आप बता सकते हो, ठीक है। But the antithesis of the topic also demanded an aspirant to think from the perspective romanticism, poetry, art and literature. उसका कितना contribution है इन सब में, ये सब पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। It is a test of candidate of what he or she understands of victories. किसको आप victory मानते हो, किसको victory नहीं मानते हो, इसके बारे में बात होती है। ये अगला ऐसे हम लोग देखते हैं, smile is chosen vehicle for all ambiguities. मुस्कान, smile, सच में जितनी भी एम्बिग्यूटीज हम देखते हैं, उस मुस्कुराहट पे मर जाना भी एम्बिग्यूटी तो है। मोनालिसा की स्माइल एम्बिग्यूटी ही तो है। जब आप अपने फेलियर्स के बारे में अपने फादर को बताते हो और उनकी एक स्माइल आती है, वो एम्बिग्यूटी ही तो है, समझ नहीं पाते हो आप कई बार से। तो दिस ऐसे टॉपिक वाज कोटेड बाय हरमन मेलविले, एन अमेरिकन, उन्होंने इसके बारे में कोट किया था। इट सिंपली मींस दैट इन सिचुएशंस ऑफ डाउट्स, डिलेमा एंड अनक्लियरिटी, द स्माइल इज द वे आउट। इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन नेचर एंड एटीट्यूड। Is the smile product of cool-mindedness while handling challenging and confusing situation? धोनी की फेमस स्माइल, विकेट के पीछे से टफ से टफ सिचुएशन में वो स्माइल करता हुआ चेहरा।
essays expect a candidate to discuss why such an attitude. क्या वो सच में इस चीज पर बिलीव करता है कि ये एटीट्यूड रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? And what smile leads to? How smile leads to your victories, your successes, your attitude, your personality and all. A topic which we all agree to, but the task lies in elaboration. अब इस छोटी सी बात को कितना elaborate कर सकते हो, कितने सारे examples दे सकते हो? For the candidates who like to explore more behavioral or interpersonal topics, they could pick this. It is more on life, how you handle life and how you. तो ये कहीं ना कहीं जो आप बहुत ज्यादा बाहर की किताबें जो पढ़ के आए हो ना, उनका यूज यहाँ पर है। जो मोटिवेशनल किताबें हम लोग कहते हैं कि पढ़ते रहा करो, उनका यूज है यहाँ पे। We can dissect smiles, the variety of smiles, its purposes, what is the social decorum of it, which can make your smile infectious with personal experiences. Mona Lisa smile, smiles of Krishna and Sakuni, and importance of smile in tough times, etc. धोनी की स्माइल, ये सारी स्माइल्स के बारे में आपको एग्जांपल्स ले लेकर के एक एक चीजों को इंप्रूव करना है और बताना है। बहुत अपने ऊपर लेकर के इसको सोचने की जरूरत है। जब आप अननोन किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हो और अननोन आदमी आपको देखता है और आपके अचानक से ऐसा एक स्माइल आ जाती है, what it says about your personality, what it says about the personality of the other person. ये एक्सचेंज ऑफ स्माइल्स, ये क्या वाइब्स हैं, ये कुछ हमारे शरीर से निकलता है जो दूसरे के शरीर तक जाता है। बहुत कुछ इस पर बात किया जा सकता है, बट इफ यू हैव कंट्रोल ओवर द टॉपिक लाइक दिस, देन ओनली यू चूज दिस काइंड ऑफ आंसर्स। Poets are the unacknowledged legislators of the world. बड़ा ही मजेदार था ये, और लोग बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा रिस्की था। इनफैक्ट लिटरेचर वालों के लिए था, ऐसा बोला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। This essay topic is one of the best known and most frequently quoted lines from the romantic poet Percy Bysshe Shelley. P.B. Shelley ने इसको quote किया था। Shelley thinks that poets can institute laws and create new materials for knowledge, determining the role of poets as legislators. His account of poetic language seeks to find an order to the chaos. Chaos में यानी anarchy में किस तरह से order लाया जाए। The myth that only poets can fathom, जो दुनिया में चल रहा है। जब कबीर जब अपनी दोहावली लिख रहे थे, पाथर पूजे जग मिले हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे चाका पीसा खाए, तो वो उस समय के क्योटिक ऑर्डर के बारे में हाईलाइट कर रहे थे इनडायरेक्टली। Getting it? तो इस तरीके से he thinks that the poet enhanced poetic language can reinstitute order in human society. अब इसको थोड़ा सा और broaden perspective पे देखा जाए। Poems and literatures is a mirror of the society. Poets are known as the arteries and veins of the society. Poets know that कि कहाँ पे क्या artery है, क्या vein है. Just explain how the epic like Ramayana and Mahabharata created and recreated the norms and rules of social living in simple society. किस तरह से एक मर्यादा रखने वाले एक एथिकल ह्यूमन बीइंग का जो आइडल फॉर्म है, जो रोल मॉडल फॉर्म है, वो एक एपिक के जरिए, एक पोएम के जरिए कैसे क्रिएट किया गया इन रामायण। सिमिलरली महाभारता में व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्ट द बिगर गोल्स, उसमें किस तरह से छोटे छोटे इन चालें चलनी पड़ी हैं, उसको किस तरह से स्माइल करके कृष्णा ने उसको हैंडल किया था। How Kabir and Nanak ji invoked secular credentials of the society. How ballads are used to invoke nationality and national laws, promote universalism, common brotherhood, humanism, realism, renaissance. ये सारी चीजें कैसे होती? एक कविता ही तो होती है। मुझे तोड़ बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर राष्ट्र को शीश चढ़ाने जाते हैं वीर अनेक। राहत अंदोरी used poems to criticize national laws and policies which can act as an antithesis. राहत इंदौरी जब कहते हैं कि आग लगेगी तो घर जद में सबके आएंगे, मोहल्ले में एक घर सिर्फ मेरा थोड़े ही न था।
तो जब आप अपने सोसाइटी में आग लगाओगे, तो जब सोसाइटी में आप गलत चीजें फैलाओगे, फेक न्यूज फैलाओगे, आप अपने वोट बैंक के लिए इस तरह से करोगे, तो वो एक तरह से क्रिटिसिज्म है जो कि एक एंटीथेसिस का काम करता है। वो एक अलार्म देता है गवर्नमेंट को कि आप लॉ चेंज करो। तो पोएट्स कहीं ना कहीं लेजिस्लेटर्स हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, दांते, मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय, फैज अहमद फैज, they contribute to socio-political agitations, promoted ideals of justice, equality, love, affection, fraternity, etc. At the same time, poets believe in romanticism, fictions, etc., need scientific temper, rationalism, etc. So lawmaking is participatory act and need better ways of achieving just society, etc. उसी तरह से a ship in harbor is safe, but that is not what a ship is for. This essay topic is connected with John S. Shedd, an author and professor who is attributed to this quote. His book, Salt from My Attic, a collection of quotes and sayings. This phrase means that getting out of your comfort zone is the key to experiencing new things and broadening your horizons. हार्बर का मतलब होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाहर, आप कंफर्ट जोन में रहने के लिए थोड़ी ना बने हो, आप पैदा हुए हो झुंझुना बजाने के लिए। नो, you have come to contribute, you have come to give to the world. Only taking risk help us grow as a people to either achieve our goals or to do things we have always wanted to do. It also says that don't repeat the same. In fact, ये शिप वो वाला था यार, उसकी हेडिंग ये वाला, you cannot step twice in a same river. Got it? The time to repair the roof is when the sun is shining. इसके बारे में देखते हैं। यानी समय रहते आप प्रिकॉशंस ले लो। It was connected to John F. Kennedy in his 1962 State of Union address. John F. Kennedy declared that the best time to repair the roof is when the sun is shining. The primary message of the quote is fixing a leak is best done when the weather is good rather than when it is not. Ideally, you should begin the work of fixing the roof as soon as after the leak was found. The first sunny day would be ideal. It is not easy to fix a roof when it is raining. मतलब mess में आप हो तो वहां पे आप सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हो, आप उसको सिक्योर नहीं कर सकते। This is being used to remind us to do the right things at the right time. It also points us to take the advantage of the favorable time. Yes, this is the line. Take the advantage of the favorable time. You cannot step twice in the same river. This essay topic was quoted by Heraclius, a Greek philosopher born in 544. This means that you cannot step into the same river twice because the flow of the river will, यानी वो समय दोबारा से नहीं आएगा। ये जो टाइम है ना, ये चला गया ना, ये दोबारा से नहीं आएगा। हर एक पल का अपना इंपॉर्टेंस है। हम जो ये रोज सोचते रहते हैं कि कल हम खुश होंगे, ये हो जाएगा तो हम खुश होंगे, ये जो पल चला गया ना ये सोचते हुए, यही तो खुश होने का टाइम था। It is not possible to repeat past experiences at the time changes all things. You won't get the exact experience twice. You need to live in the present and enjoy each moment. आखिरी टॉपिक था जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। आपके पास 2 चॉइस है या 3 चॉइस है या 4 चॉइस है, वो तो आपकी लिमिटेशंस हो गई यार। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो यार। दिस ऐसे टॉपिक वाज कोटेड बाय नॉर्टन जस्टर, अमेरिकन एकेडमिक आर्किटेक्ट and writer, in his book The Fathom Toolpath. It talks about out of box thinking. Theories of ethics will make you think of ethical relativism and morality. What appears to be an easy topic required good example and dimensions to it. इसमें थोड़ा सा बहुत सारे डायमेंशंस पे आपको बात करने थे। किस तरह से चॉइसेस के जरिए, जैसे इनफैक्ट हम कृष्ण के उस एपिसोड को देख सकते हैं जब दुर्योधन और अर्जुन के पास वो करने गए थे, तो वहां चॉइस की, अर्जुन ने कहा मेरे लिए चॉइस की बात ही नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स। उन्होंने कहा मुझे हथियार नहीं चलाना है, कृष्ण ने कहा हमें हथियार नहीं चलाना है, तब भी उन्हीं को चुना, क्योंकि वहां पे राइट एंड रॉन्ग का मामला ही नहीं था।
ठीक है। तो अब करना क्या चाहिए एस्पिरेंट्स को, अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे करनी चाहिए? ऐसे यार 250 मार्क्स है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ऐसे पर कंट्रोल होना चाहिए। इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है, ये स्किल है, सीखना पड़ता है इसको। वरना आप 10 से 12 पेज किसी एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी पर कैसे लिख दो? एनालिटिकल स्किल, आर्गुमेंट स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा ऐसे भी पढ़ने पड़ेंगे, फिलोसफिकल ऐसे थोड़ा पढ़ा करो, और साथ में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपने प्रिपरेशन को भी बनाओ कि आप कुछ थीम सेलेक्ट करो, 10 से 20 25 30 थीम से वो करो, लाइफ को लेकर के, स्माइल को लेकर के, हैप्पीनेस को लेकर के, प्रोग्रेस को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के, कोटेशंस को लेकर के, बहुत सारे कोटेशंस को लेकर के आप थीम्स प्रिपेयर करो। और हर थीम पर कुछ कोट्स, कुछ एनेक्डोट्स, कुछ हुक स्टेटमेंट, कुछ कंक्लूजन स्टेटमेंट, कुछ थीसिस स्टेटमेंट बिल्ड करो, पहले से बिल्ड करके रखो। गिव स्ट्रेस टू द थॉट्स ऑफ फिलोसोफर्स लाइक इमैनुअल कांट, थॉमस, जॉन लॉक, फ्रेडरिक नीक, कार्ल मार्क्स। ब्रीफ में पढ़ो इन सबको। स्टार्ट राइटिंग एसेज ऑन फेमस कोट्स। कोट उठाया, पहले कोट उठाते थे तो चलो कहीं बोलने के काम आएगा, कहीं इंप्रेशन छाड़ने के काम आएगा, अब उठाया करो कोट तो लिखा करो, ऐसे लिखने के काम आएगा। बी प्रिपेयर टू राइट ऐसे टचिंग ऑन अदर एरियाज लाइक सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज पर। अब उसको कोट्स में अगर कहीं आपको इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी मिल रहा है तो उसको भी आप लिखने की, वो सरप्राइज देगा। वो हो सकता है कल को एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देना लगे। So remember that there is nothing like a constant trend with respect to UPSC questions, and kindly note that difficulty is measured on how the student will struggle in exam hall to arrange the ideas and convey the same. It is all again depends on your Lego pieces being arranged properly. आप अपने लेगो पीसेस को अच्छे से अरेंज कर लो, ठीक है? तो आप कितने लेगो पीसेस बना के रखो इस तरह से हर थीम पर कि आराम से बस कनेक्ट करते जाओ और आपका काम होता जाए। Essay is low hanging fruit in UPSC, means that is both a good thing and a bad thing. Good because those who have natural gift of storytelling, polished through some basic work, will shine, and when they become topper, the crowd amuses it. Not a big deal. The last minute work will make just line like him. In fact, what you have to do is, मैंने कहा ना कि हर एक थीम पर आपको कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखना है, अच्छे से रखना। अनफॉर्चुनेटली नेचुरल एफर्टलेस राइटिंग और परसुएसिव राइटिंग इज not a gift that everyone is blessed with, but that can be trained, that can be learned, that can be given a shape. मिस्टेक्स क्या है जो नहीं करनी चाहिए? टॉपिक पर स्टिक नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ऐसे चेक करते समय ये देखता हूं कि टॉपिक से इधर उधर भाग जाते हैं। और कंटेक्चुअलाइजेशन, नॉट एक्सप्रेसिंग द एग्जाम्पल्स और डायलेमास एज पर द एसेंस ऑफ द टॉपिक। वो किसी एक डायलेमा की बात कर रहा है, वो किसी एक रोल, इनफैक्ट प्ले की बात कर रहा है, इंटरप्ले की बात कर रहा है। उस इंटरप्ले को हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स हम जबरदस्ती याद करके रखे हैं, उसी को हम यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल्स को सटीक तरीके से नहीं यूज करते, नैरो सेंस में देखते हैं, बहुत ब्रॉडर, बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में हमने देखते हैं। हम किसी पूरे टॉपिक के किसी एक कीवर्ड को देख के उसी पर अपना फोकस कर लेते हैं। हम सभी एस्पेक्ट को नहीं देखते। वेरी कैजुअल एंड जेनरिक डिस्कशंस, हम सुपरफिशियल होके चले जाते हैं। अरे यार आप पकड़ो उसको, उसके बारे में तह तक जाओ। आप एक बात कहने जा रहे हो तो ढंग से कहो, उस बात को कहो, अच्छे से कहो। इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, नहीं यार, बोलचाल वाली भाषा नहीं यूज करनी है, आपको एक स्टैंडर्ड भाषा यूज। काट पीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम यूज करना चाहिए। इश्यूज पर, मुद्दों पे बात करो। इमोशनल होके उसी चीज पे एकदम, मतलब अब फेमिनिज्म पर आ गया तो आप एकदम से उसमें अपने अंदर के नारी शक्ति को बाहर निकाल दो, नहीं, नॉट लाइक दैट। बी बैलेंस्ड, बी कंट्रोल्ड। 3 घंटे लिखने की आदत ही नहीं है, कब लिखोगे कैसे? इसको प्रैक्टिस करो। और हमने कहा ना कि आप 5 मिनट सेलेक्ट करो ऐसे को, उसके बाद 15 मिनट तक ब्रेनस्टॉर्मिंग, 15 से 20 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और उसके बाद आप प्रॉपर 50 से 55 मिनट आराम से लिखो, और फिर 5 से 10 मिनट में आप उसको चेक करो, रिव्यू करो, अंडरलाइन करो, इन सब के लिए रखो।
लेंदी पैराग्राफ्स विदाउट स्पेस एंड ब्रेक बिटवीन पैराग्राफ्स, इतने बड़े बड़े पूरे आधे पेज से एक पेज का तो पैराग्राफ होता है। अवॉइड दिस, डोंट डू दिस। हैपोजेट स्ट्रक्चर्स, बुलेट पॉइंट्स में ऐसे में लिखने लगते हैं, कहीं कहीं यूज हो सकता है, दैट आई डोंट डिनाई, बट मतलब ऐसे का मेजॉरिटी पार्ट बुलेट पॉइंट्स में not favorable. And all the evils of not having content or confidence, दो चीजें भाई, कंटेंट और कॉन्फिडेंस, ये चीज तो रखना हो। कंटेंट आपको डेवलप करके रखना होगा, कॉन्फिडेंस तो आपकी अपनी बात है, आपको अपने हिसाब से उसको करना। नॉट हैविंग एनी कोट्स और कीवर्ड्स एट डिस्पोजल, ये तो याद नहीं रहता है सर, ये सब बहाना नहीं चलेगा। आपको कोट्स प्रिपेयर करने और कोट्स को यूज करना, इतना फ्रिक्वेंटली यूज कर लो कि वो आपके रोज की भाषा में शामिल हो जाए। These are the some of the mistakes, and each and every mistake is an opportunity for the evaluator to reduce your marks. More mistakes, fewer marks. So lack of gifted writing plus more mistake is equal to mediocre or subpar score. Lack of gifted writing plus cardinal sins. Cardinal sins मतलब एकदम इंटरप्रिटेशन ही गलत कर दिया, उल्टा पुल्टा ही लिख दिया। गिफ्टेड राइटिंग प्लस मोर मिस्टेक्स और अनफॉरगिवेबल मिस्टेक्स, तो ये सब डिजास्टर्स है। आप ऐसा मत समझो कि आप बहुत अच्छे ऐसे लिख लेते हो तो आप वहां भी लिख लोगे, वहां आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए बहुत कूल माइंड से। यार मेडिटेशन करो, कंट्रोल करो अपने दिमाग को कि वो उस समय सही सोचे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने लैक ऑफ गुड राइटिंग स्किल को हटाओ, क्योंकि आप स्किल से, अपने रेगुलर ट्रेनिंग से इस स्किल को सीख सकते हैं। करेक्ट। और डू बेसिक स्टफ, वो जो मैंने बताया है ना कि इंट्रोडक्शन में आप एक थीसिस स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद बैकग्राउंडर लिखो, सॉरी आप पहले एक हुक स्टेटमेंट लिखो, फिर बैकग्राउंडर लिखो, फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद बॉडी में जब आते हैं तो हम वहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स हम लोगों ने सीखे हैं, जैसे इनफैक्ट इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी की, फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, या ओवरऑल नेशन के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। फिर इसी का रिवर्स हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल चीजों का इम्पैक्ट उस पर क्या है, और फैमिली का इम्पैक्ट क्या है, इंडिविजुअल का इम्पैक्ट क्या है, ऐसे करके देख सकते हैं। या हम लोग देख सकते हैं उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, उसका एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, इस तरह से हम बॉडी पूरा। अब बॉडी में जब हम कोई पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं तो उसमें एक पैराग्राफ में एक बात, मुद्दा उठाएंगे, एक डेफिनेशन उठाएंगे, एक इशू उठाएंगे। इशू स्टेटमेंट के बाद हम आएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, चीरफाड़ करेंगे, उसमें एग्जांपल्स देंगे, और उसके बाद कंक्लूजन कर देंगे कि हाँ। तो इस तरह से पैराग्राफ और चेंज ओवर जब भी करेंगे, हम चेंज ओवर में लिंकेजेस करते चले जाएंगे, तो बहुत ही स्मूथ और फ्लो वाला ऐसे हमारा बनता चला जाएगा। इस तरह से कंक्लूजन में जाएंगे, तो कंक्लूजन में हम लोग के उसी तरह से 3 स्टेटमेंट होंगे। एक समरी स्टेटमेंट होगा, डिसीजन स्टेटमेंट होगा, समरी स्टेटमेंट होगा, और क्लाइमेक्स स्टेटमेंट होगा। और क्लाइमेक्स स्टेटमेंट में एकदम धाकड़ सा कोई कोट और इस तरह से कोई एक इमोशनल टच दे करके हम ऐसे को एंड करेंगे। राइट, फुल लेंथ ऐसे बिफोर द मेंस, आपको मेंस के पहले इतने फुल लेंथ ऐसे लिख लो कि आपको आदत पड़ जाए इसकी। ठीक है। Do some basic work like brainstorming various topics, collect at least 2 quotes per theme. Feel free to use GS 1 to 4 knowledge, read a few toppers copies for presentation. Don't give a damn about grammar and spelling. इन सब में बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा फोकस मत दो, एंड हैंडराइटिंग अच्छी रखना, लेजिबल रखना, ताकि रीड कर सके बंदा। तो ये था एसे के बारे में हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, ताकि ये सारे एसेज को आप समझ लो और इन एसेज को आप किस तरह से हैंडल करोगे आने वाले दिनों में। और बहुत टफ आप देख रहे हो कि नहीं है ऐसे लिखना, और जिस तरह से हम लोगों ने इसको देखा, ये बहुत इजीली किया जा सकता है ना। तो लेट्स स्टॉप हियर, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रुकते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।